नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वंशागति का आणविक आधार क्या, पार्ट 2। इसमें हम स्टडी करेंगे आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले आरएनए, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, यह हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। और यह कैसे मदद करता है ज़रा देखिए, क्योंकि हम सेंट्रल डॉग्मा में पहले पढ़ चुके हैं डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस तरह से आरएनए प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें डीएनए के विपरीत एक ही स्ट्रैंड होता है। जैसे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, इस तरह से वैसे आरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही रज्जु इसमें पाई जाती है। इसमें केवल राइबोस शुगर अणु होता है, मतलब जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर थी, डीऑक्सीराइबोस शर्करा थी, वैसे यहाँ पर राइबोस शर्करा होती है। इसलिए इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ना कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्योंकि इसमें कैसे शुगर है, राइबोस शुगर पाई जाती है। ठीक है, और आरएनए को हम एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि अब जब अपन आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यह बहुत सारी प्रक्रियाओं में एक एंजाइम की तरह कार्य करता है। खासकर जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो आरएनए का राइबोसोमल आरएनए, जैसे हम आरआरएनए कहते हैं, वह राइबोजाइम की तरह, मतलब राइबोजाइम एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तब हम इसे और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, आरएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानाइन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। जैसे डीएनए में थाइमिन होता है, वैसे ही आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। इसमें आरएनए जो होता है उसमें एडेनिन और यूरेसिल मुख्यतः बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर अमाउंट में एडेनिन और यूरेसिल ही मिलते हैं और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। नेक्स्ट, आरएनए के हम कार्यों की बात करें तो आरएनए एक संरचनात्मक अणु है, मतलब संरचना बनाने में मदद करता है और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरण में सहायक होता है, क्योंकि यह एक एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। और एंजाइम का काम होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यह डीएनए के प्रोटीन में अनुवादन को सुगम बनाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए से पहले क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से ही बाद में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसलिए डीएनए से प्रोटीन के अनुवादन को कैसे बनाता है, ये सरल बना देता है। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण में एक अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है। अभी हम आगे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अनुकूलक अणु के रूप में कैसे काम करता है। इसमें आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, मतलब 3 प्रकार होते हैं आरएनए के, और एक एमआरएनए होता है। ठीक है, तो जो आरआरएनए है वो एक एंजाइम की तरह कार्य करता है, टीआरएन ट्रांसफर आरएनए की तरह कार्य करता है, और एमआरएनए मैसेंजर आरएनए की तरह कार्य करता है। तो इस तरह से यह अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है। डीएनए और राइबोसोम के बीच संदेश वाहक का काम करता है, मतलब डीएनए पर जो इन्फॉर्मेशन थी, जीन पर जो इन्फॉर्मेशन थी आनुवांशिक क्रियाओं के लिए, वह इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए प्रोटीन में पहुंचाता है। तो इस तरह से यह राइबोसोम के बीच में संदेश वाहक का कार्य करता है। वे सभी जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक जानकारी का वाहक होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। शरीर में नए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आरएनए से ही क्या बनता है, बाद में प्रोटीन बनता है, इसलिए यह नए प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। आरएनए के प्रकार कौन कौन से देख लीजिए। टीआरएनए यानी जिसे हम स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए को हिंदी में दूत आरएनए भी कहा गया है। तो किताब में अगर दूत आरएनए लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, दूत आरएनए मैसेंजर आरएनए को यानी एमआरएनए को ही कहा जाता है। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। आप जब भी आगे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे उससे पहले टीआरएनए का स्ट्रक्चर आएगा, इसलिए मैंने इसे यहीं पर समझा दिया है। टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। इसमें 3 लूप होती हैं और एक यानी 3 कुंडली टाइप की स्ट्रक्चर होता है, और एक सिंपल आर्म होती है। इस आर्म को जहाँ पर अमीनो एसिड आके जुड़ता है, इसे हम अमीनो एसिड अटैचमेंट आर्म या अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म भी कहते हैं। वो उसके बाद टी लूप होती है और यहाँ पर डी लूप होती है। इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ जब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस तो उसमें चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होगा, मतलब टीआरएनए का आवेशीकरण, उसमें इनका काम होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें है वह है ये एंटी कोडन लूप।
देखो, दो चीज़ें, वैसे तो सभी इसमें सबका अलग अलग कार्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्यतः आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आप देखोगे एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है और यहाँ पर कौन सी एंटीकोडोन आर्म है। ये जो एंटीकोडोन लूप है वो क्या करती है, वो mRNA पर जो मैसेज दिया हुआ है उसको रीड करती है और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड को जुड़ना चाहिए उस अमीनो एसिड को यहाँ पर लेकर आती है और इसको फिर ट्रांसफ़र करते जाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है और प्रोटीन की सिंथेसिस होती जाती है। जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब हम इसके कार्य को अच्छे से समझ लेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। ठीक है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर आप याद रखो। ये है आपका मैसेंजर आरएनए यानी mRNA। यहाँ इस तरह से होता है, ये इस पर इंफॉर्मेशन होती है डीएनए की पूरी, कि डीएनए से प्रोटीन जो बन रहा है वह कैसे बनेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी इस मैसेंजर आरएनए के पास होती है। उसके बाद है टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए, जो आपने अभी अभी देखा। यह क्या करता है, यह इन्फॉर्मेशन को mRNA पर पढ़ता है और साथ में उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को इस पर जोड़ता जाता है। उसके बाद है आपका आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यह एक राइबोजाइम यानी राइबोसोम एंजाइम की तरह कार्य करता है। जब इसकी स्मॉलर सब यूनिट मतलब छोटी वाली यूनिट इस mRNA से जुड़ती है, उसी के बाद ही ट्रांसलेशन की प्रक्रिया यानी प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये हो गए आपके आरएनए के प्रकार और उनके महत्वपूर्ण कार्य। अब हम देखते हैं कि आरएनए की सिंथेसिस कैसे हो रही है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे हो रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हम हिंदी में अनुलेखन प्रक्रिया भी कहते हैं, वह हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए डीएनए है। इस डीएनए पर 3' to 5' एंड है, इधर भी है, इधर से आपको एंड मिल गया। अब डीएनए का वो एंड जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होना है उसे हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं या प्रारंभन क्षेत्र कहते हैं। ये पूरा रीजन जहाँ आरएनए बनता है उसे हम संरचनात्मक क्षेत्र कहते हैं या स्ट्रक्चरल रीजन कहते हैं। और तीसरा क्षेत्र जहाँ पर टर्मिनेशन होता है उसे हम समापन रीजन कहते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह इसी प्रमोटर रीजन से आके बाइंड करता है, यानी कि जहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होनी है वहाँ पर आके बाइंड करेगा। कौन? आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ में एक कारक कार्य करता है, उस कारक को हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। उस कारक को हम क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर। तो जब आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर इस प्रारंभन रीजन से आके जुड़ते हैं और तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, अनुलेखन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इसके 3 स्टेप हैं। पहला है प्रारंभन, दूसरा दीर्घाकरण, तीसरा है समापन। तो अनुलेखन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण है प्रारंभन, दूसरा दीर्घाकरण, तीसरा है समापन। प्रारंभन में क्या होता है ये समझ लीजिए कि सबसे पहले प्रारंभन में आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर आके डीएनए के प्रमोटर रीजन से आकर बाइंड करते हैं और यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है आरएनए के निर्माण की। और ये आप देखिए यहाँ पर दीर्घाकरण में क्या होता है, ये आरएनए दोबारा बनता चला जा रहा है, ये पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है, रीड करता जाता है और आरएनए बनता जाता है। इस बीच में इस दौरान क्या होता है, यह सिग्मा फैक्टर से अलग होता है और आरएनए पॉलीमरेज अकेला यह कार्य करता है। तीसरे में क्या होता है, जब समापन होना होता है तो समापन वाले क्षेत्र में यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के साथ में रो फैक्टर आके बाइंड करता है और ये रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो जाते हैं और आरएनए यहाँ से अलग हो जाता है। इस तरह से आरएनए का निर्माण होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो जीन है यानी डीएनए है वह पॉलीसिस्टोनिक होता है और पॉलीसिस्टोनिक होने की वजह से यह जो एक जीन होता है वह कई सारे प्रोटीन का निर्माण करता है। इस कारण से वहाँ पर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है। जितना डीएनए बनता चला जाता है उतना ही प्रोटीन उसी डीएनए से आरएनए बनता जाता है और साथ साथ में प्रोटीन का निर्माण होता जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, क्योंकि यह मोनोसिस्टोनिक होते हैं और मोनोसिस्टोनिक का मतलब होता है कि एक जीन एक ही प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या होगा इसका मतलब, एक जीन एक ही प्रोटीन का निर्माण करेगा मोनोसिस्टोनिक जीन में। तो जो यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक जीन होता है, इसलिए सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है और ये आरएनए केंद्रक से बाहर जाता है, इस न्यूक्लियस से बाहर जाता है और बाद में वह वहाँ पर साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जब डीएनए से आरएनए बना तो यहाँ पर ये जो आरएनए बनता है इसे हम HNRNA कहते हैं। HNRNA मतलब हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए कहते हैं। यह
mRNA का ही रूप होता है, लेकिन mRNA का प्रोसेस्ड फॉर्म नहीं होता। DNA से जो RNA बनता है उसे हम hnRNA कहेंगे, पर बाद में जब इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी तब हम इसे mRNA कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि RNA की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो ये लिखा हुआ है शुक्र इंद्रियों में अनुलेखन प्रक्रिया। तो देखिए कैसे हो रहा है। ये DNA है और DNA से हमारा RNA बन गया। DNA से क्या बन गया? RNA बन गया। अब RNA बनने के बाद सबसे पहले इसमें 5 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप जोड़ी जाती है 5' एंड पर। 5' एंड पर क्या करते हैं हम? 5 मिथाइल ग्वानोसाइन की कैप जोड़ देते हैं और पीछे क्या करते हैं? 3' एंड पर पॉली एडिनाइलेशन कर देते हैं, मतलब एडेनिन की क्या करते हैं हम? चेन जोड़ देते हैं सबसे पीछे 3' एंड पर। इससे क्या होता है कि जब भी न्यूक्लियस से आरएनए को बाहर आना होगा तो वह विघटित होने का, उसके डैमेज होने का खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? 5' एंड पर मेथाइलेटेड कैप जोड़ दी और पीछे हमने क्या किया? पॉली ए टेल जोड़ दिया या फिर पॉली एडिनाइलेशन कर दिया आरएनए का। उसके बाद क्या करते हैं? इस एमआरएनए पर 2 रीजन होते हैं, एक को हम एक्सॉन कहते हैं और दूसरे को हम इंट्रॉन कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं, दूसरे को हम एक्सॉन कहते हैं। यह जो इंट्रॉन और एक्सॉन्स हैं, इनमें से यह जो एक्सॉन है इसी के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, इसी के पास कोडिंग होती है। लेकिन जो इंट्रॉन है वह नॉन कोडिंग रीजन होता है, मतलब इसके पास प्रोटीन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वह इसके पास नहीं रहती। एक्सॉन कैसा हो गया? कोडिंग रीजन हो गया, और इंट्रॉन कैसा हो गया? नॉन कोडिंग रीजन हो गया। इसीलिए इसमें से हम क्या करते हैं? इंट्रॉन को हटा देते हैं और एक्सॉन को आपस में जोड़ देते हैं। इसको हटाने को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब काट देना। तो इस पर क्या किया आपने? यहाँ देखो, इंट्रॉन्स को बाहर हटा दिया और ये जो एक्सॉन्स थे उनको आपस में जोड़ दिया। इस तरह से क्या बन गया? एक एमआरएनए बन गया, एक संवाहक आरएनए बन गया। यह एमआरएनए बाद में न्यूक्लियस से ट्रांसफ़र हो जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इस तरह से बाद में जाके किसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी? ट्रांसलेशन की। तो इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसे हुआ। तो ये देखिए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स दिख रहे होंगे, जिसमें एक न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं डीएनए या जीन। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है हिस्टोन प्रोटीन जिसके ऊपर डीएनए बाइंड है। इसे हमने डीएनए पैकेजिंग में पढ़ा था। उसके बाद ये जो रीजन आपको डीएनए का दिख रहा है उसे ही हम जीन कहते हैं, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है डीएनए से, यानी आरएनए बनना है। ये जो आया उसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये आकर डीएनए से बाइंड किया प्रमोटर रीजन पर और इसने प्रोसेस स्टार्ट कर दी आरएनए सिंथेसिस की। तो आप यहाँ देखो कि आरएनए के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जा रहे हैं और आरएनए का निर्माण होता चला जा रहा है। बस अंतर इतना है, टी की जगह यू को जोड़ा जा रहा है, मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ रहा है। ये आपका बन गया एमआरएनए। इस एमआरएनए में से इंट्रॉन्स को अलग हटा देंगे, इंट्रॉन्स को काट देंगे और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखिए, एक्सॉन्स आपस में जुड़ गए और ये बन गया आपका mRNA, यानी मैसेंजर आरएनए, यानी प्रोसेस्ड आरएनए। ये न्यूक्लियस से बाहर आया साइटोप्लाज्म में और इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो आशा है आप सबको यह समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।